Okay. Welcome all of you. Am I audible to all of you? क्या आप सब मुझे सुन पा रहे? Yes. Good evening सबको. Very good. Yes. Very good. Good evening सबको. So बच्चों, welcome to class 12th. आपकी अभी कुछ दिन से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, बट आपका थोड़ा सा रिवीजन चल रहा था अभी. अब हम फॉर्मली क्लास 12th को सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे. और सबसे पहले तो अभी अपन को ऑनलाइन करना पड़ रही है. आप सब जानते हैं सिचुएशन कैसी है, तो प्लीज बियर विथ ऑल ऑफ अस. एंड अच्छे से पढ़ना है अपन को 12th क्लास. तो ऑनलाइन में अच्छे से पढ़ने के लिए पहले तो कुछ बेसिक रूल्स बना लेते हैं, है ना. सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. सो माय नेम इज सुनील शर्मा. आई एम बीटेक फ्रॉम IIT खड़गपुर. आई वाज पास आउट इन 2010 एंड देयर आफ्टर कुछ साल मैंने 1-2 साल जॉब करी. एक कंपनी थी पावर ग्रिड. उसके बाद मैं फिर एजुकेशन फील्ड में आ गया एंड तब से मैं इंदौर में ही पढ़ा रहा हूँ. LN के आने के साथ LN में आ गया था और फिर अब LN में काफी समय हो गया है. चलिए, तो मेरे बारे में इतना इंट्रोडक्शन शायद काफी है. एंड अब अपन 12th में क्या पढ़ने वाले हैं तो उस चीज पे आएंगे, पर पहले कैसे पढ़ना है ये आप लोगों से थोड़े से बेसिक रूल अपन डिसाइड कर लेते हैं. अभी आपका जो क्लास हो रही है ये इस तरह की है कि आप लोग मुझसे डाउट बोल के नहीं पूछ पाओगे, मैसेज करके पूछ पाओगे. चलो, एक मेरे पास डाउट आ रहा है बच्चे का, IIT कौन सी थी, ब्रांच कौन सी थी, तो धीरे धीरे पता चल जाएगा. खड़गपुर थी, EC थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ठीक है. और रेफरेंस बुक वगैरह सब बता देंगे. मैं चेंज कर दूंगा थोड़ी सी लिंक को, ऐसा कि कल परसों में कोशिश करता हूँ लिंक चेंज हो जाए, ताकि आप लोग मुझसे बोल के भी डाउट पूछ पाओ. ठीक है. चलिए, तो आज तो अभी ऐसे ही चलाना पड़ेगा कि आप लोग मुझे मैसेज करेंगे जो भी डाउट रहेगा आपका, एंड देन आई विल रिप्लाई. बट अगर जब हम कुछ समझ रहे तो उसके बीच में आपको कुछ मैसेज नहीं करना है. अदरवाइज क्या होगा कि मेरा ध्यान जब उसमें जाएगा तो फिर जो यहाँ चल रहा है वो अटक जाएगा. सेकेंड थिंग, आपको जो भी यहाँ समझाया मैं जो भी यहाँ पे बताऊँ आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है, आपको मुझे रिप्लाई करना है ना. तो क्लियर है या नहीं क्लियर है, आपको समझ में आया नहीं आया, या आपको रिप्लाई करते रहना है. आप लोग आइडियल बन के कई बार बैठे रहते हैं बस क्लास में. कुछ बच्चे की आदत होती है और कुछ बच्चे बहुत अच्छे से जवाब देते हैं सब चीजों का, और कुछ बच्चे बस देखते रहते हैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के. तो अगर आपको सीखना है फिजिक्स, आपको JEE में अच्छी रैंक लानी है ना, तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा क्लास में. ठीक है. आपको साथ साथ में चीजें क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे करना पड़ेगा, है ना. आपका पिछले साल भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ऑनलाइन ही रहा है ना. आपने शायद कुछ बच्चों ने ऑफलाइन ज्वाइन करा होगा, पर मैक्सिमम का तो ऑनलाइन था, अभी भी ऑनलाइन है. तो ऑनलाइन में बच्चों को है ना थोड़ा सा डाउट पूछने की आदत कम हो गई है. क्लास में ऑफलाइन में तो हमें दिख जाता है बच्चे को कि इसको नहीं आया है, इसको कुछ पूछ लो कि भैया तेरे को क्या दिक्कत है बता. यहाँ पे वो चीज हम नहीं कर पाते. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसको भी प्रॉब्लम आए वो उसी समय पूछे. इज दैट क्लियर? जिसको भी कुछ भी डाउट आया वो उसी समय पूछेगा. इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड, है ना. हाँ, नंबर भी आपका, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप में मैं आज कुछ मटेरियल सेंड करूंगा तो आपको मिल ही जाएगा. ठीक है, आपके ग्रुप में एडेड हूं मैं. यहाँ पर 100% अटेंटिव रहना है आपको. अटेंटिव नहीं रहोगे तो आपको कुछ चीज समझ नहीं आएगी, है ना. ये हमेशा होता है. जितना आप अटेंटिव रहोगे, जो आया बताओगे, यस, जो नहीं आया बताओगे, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा. ठीक है. चलिए, अब हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो वी विल स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आपको शायद पहले भी बता दिया होगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं. अब करना कैसे है, पढ़ाई कैसे करना है, 11th में आपने पढ़ा है. स्टिल मैं फिर से थोड़ा सा आपको रिकैप कर देता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए. यहाँ आपको जो भी हम टॉपिक पढ़ाए फिजिक्स में, एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले से थोड़ा पढ़कर आए. इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स कि थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए वो. सो आप लोगों के पास स्कूल लेवल की जो भी बुक हो, वेदर इट इज SL अरोरा, प्रदीप करके बुक आती है CBSE की, दिनेश आती है, MP बोर्ड के लिए युगबोध करके बुक आती है, नवबोध बुक आती है. ठीक है. तो कई सारी स्कूल लेवल की रेफरेंस बुक्स होती है. उन बुक से आप थ्योरी पढ़ सकते हो. वो नहीं हो अगर, कोई बात नहीं, आप थोड़ी अच्छी ऑथर की बुक पढ़ सकते हो, जैसे रेस्निक एलेडे हो गया, है ना. इन बुक से आप थोड़ा सा थ्योरी एडवांस में पढ़कर आओ. यहाँ जो भी हम पढ़ने वाले हैं, जो भी हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, मैं हमेशा बता दिया करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में हम ये करने वाले हैं. तो आपको है ना वो चीज थोड़ी सी एडवांस पढ़ के आना चाहिए. वो नहीं हो आपके पास, बुक्स नहीं हो इस तरह की, तो आप NCERT से पढ़ सकते हो. NCERT इज अवेलेबल इजीली. SC वर्मा है आपके पास, उससे पढ़ सकते हो.
ठीक है। मॉड्यूल है, मॉड्यूल देखो, मतलब कुछ किसी ना किसी बेसिस से आप देख के आइए। बेस्ट रहता है स्कूल लेवल की बुक, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में समझाते हैं, थ्योरी ज्यादा रहती है, और स्कूल के लिए हमें प्रिपेयर भी करना होता है बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव बोर्ड्स। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा स्कूल लेवल की बुक पढ़िए, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा हम प्रदीप दिनेश टाइप की कोई बुक फॉलो कर सकते हैं। तो स्कूल की पढ़ाई साथ साथ हो जाएगी अगर आप एडवांस में प्रदीप दिनेश टाइप की बुक या एसएल अरोड़ा टाइप की बुक से पढ़कर आओ, ठीक है। तो पहली चीज तो स्कूल बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी इससे। थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आएगा पढ़ोगे तो, कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। जो समझ नहीं आया टेंशन नहीं लेना है, हम क्लास में पढ़ने वाले चीजें, तो क्लास में चीजें समझना अच्छे से। फिर क्लास में पढ़ने के बाद देन नोट्स आपको क्लास में साथ साथ बनाना चाहिए। मॉड्यूल आपका बहुत एक अच्छी चीज दी गई है आपको, जिसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आपके पास आपके नोट्स होना चाहिए प्लस मॉड्यूल होना चाहिए, ये दो चीजें। एक बार बुक से पढ़ लिया स्कूल की, बाद में इन दो चीजों को अपन ज्यादा रिफर करेंगे, ठीक है। तो बाद में आपके नोट्स एंड मॉड्यूल, ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। यहाँ जो भी पढ़ेंगे अपन उसको फिर कॉपी में नोट करना है अच्छे से, थ्योरी ढंग से नोट करना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को आपको याद रखना है बिकॉज इस साल आपको बोर्ड देना है, तो जो डेफिनेशंस होती है वो डेफिनेशन जैसी पूरी याद होना चाहिए। उसके बाद आप मॉड्यूल के अंदर जो सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, यहाँ हम क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो बिगिनर बॉक्सेस होते हैं आपके मॉड्यूल में, आपको ये क्वेश्चंस करना है। जब थ्योरी सफिशिएंट हो जाएगी तो हम बोल देंगे आप अब BB1 कर सकते हो, BB2 कर सकते हो, नेक्स्ट क्लास में करके लेके आना। तो आपको वो करके लेके आना है और आपको इंतजार नहीं करना है मेरे बोलने के लिए। आपको एडवांस में आपको समझ में आ रहा है कि सपोज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना चल रहा है, उसका कुछ लेक्चर हो गए अपने, तो उसका बिगिनर बॉक्स आप ट्राई करना स्टार्ट करो। नहीं आए क्वेश्चन तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग पूरा करेंगे इसी, और फिर भी नहीं आए तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी, ठीक है। तो ये अपना ऑर्डर रहेगा। फिर सर आपका फर्स्ट लेक्चर है, यस टुडे इज माय फर्स्ट लेक्चर सर, विल यू टीच फिजिक्स फॉर 12th? यस, आप लोगों को फिजिक्स 12th का मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों का फिजिक्स का अपना जो पूरा सिलेबस रहेगा, पूरा इनफैक्ट 12th का सिलेबस रहेगा, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर तक जाएगा। नवंबर तक इसलिए जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है फिजिक्स का और ऑनलाइन में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो नवंबर तक जाएगी। मैं थोड़ा सा तेज ही पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है नवंबर से पहले मैं फिनिश कर दूं, ठीक है। तो आप लोग जब भी मैं तेज लगू आपको, मतलब मेरी आदत है थोड़ा सा फास्ट पढ़ाने की, तो आपको लगे अगर फास्ट तो आप प्लीज उसी समय पूछिएगा, ठीक है। चलो, और बच्चे बोल रहे हैं कि एससीवी की पीडीएफ, बेटा एससीवी की पीडीएफ एक्चुअली बहुत बड़ी है ना, वो पीडीएफ कॉपी इतनी बड़ी है कि व्हाट्सएप पे जाती नहीं है। तो बेस्ट रहेगा कि आप लोग किसी वेबसाइट वगैरह से लिंक से डाउनलोड करके इस तरह से करो, है ना। मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, पिछले साल भी हमने कोशिश करी थी शेयर करने की, पर वो पीडीएफ इतनी बड़ी है कि व्हाट्सएप से जाती नहीं है, और फिर उसका मैकेनिज्म जो भी हमने सोचा वो उतना सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो बेस्ट रहेगा आप लोग, मिल जाती है ऑनलाइन, या थोड़ा सा सर्च करो, मेहनत करो, यू विल रिसीव, है ना। तो ऑनलाइन कहीं ढूंढ लो, चलिए ऑनलाइन बहुत सारी चीज ढूंढ लेते हो तो ऐसी भी ढूंढ लेना, ठीक है। ओके, फिर डेफिनेशंस लिखवा देंगे। हाँ, डेफिनेशन में बताऊंगा आपको, कई चीजें मैं आपको खुद से लिखने के लिए बोलूंगा बिकॉज आपको फाइनली एग्जाम में खुद से लिखना है ना। आपका ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि यहाँ क्लास में समझना ज्यादा है, ठीक है। आपका पूरा ध्यान लिखने में नहीं होना चाहिए, समझने में होना चाहिए। तो समझिए अच्छे से। डेफिनेशन टाइप की कुछ चीजें आप हो सकता है कि भाई छोड़ दो उस समय, बाद में बुक से देख के लिख लेना। भाई बुक में भी लिखी हुई है, अच्छे से लिखी हुई लैंग्वेज उसकी इंग्लिश की, मॉड्यूल में लिखी हुई है। तो कई बार आप है ना मॉड्यूल सामने रखो अपने बिल्कुल, और लगे कि यार ये पॉइंट मॉड्यूल में है, तो उसको बाद में लिखने के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। पर क्लास में समझने में बिल्कुल अपन को 100% अटेंटिव होना चाहिए। कभी कभी तेज चले चीजें तो आपको ऐसा नहीं कि भाई लिख रहे बैठ के आराम से, वो नहीं करना है, समझने पे ध्यान ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर मॉड्यूल कब मिलेंगे? मॉड्यूल ऑफलाइन भी मेरी क्लास रहेगी जब ऑफलाइन होगी। और मॉड्यूल कब मिलेंगे? तो मॉड्यूल आपके सीसेट पर अवेलेबल है यार, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, बच्चे, कई बच्चों को मिल भी गए हैं। और यस, ओके, वेरी गुड। और कई बच्चे जो ऑफलाइन आ रहे थे उनको पहले ही मिल गए, और जिनको हार्ड कॉपी नहीं मिली है, जो बच्चों को हार्ड कॉपी नहीं मिली मॉड्यूल की 12th क्लास के, तो वो कांटेक्ट करिए बिल्डिंग इंचार्ज को। जैसे आप सबका सेंटर पलासिया है, वहां पे विशाल पांडे आपके बिल्डिंग इंचार्ज है, आपके ग्रुप में उनका नंबर होगा, नहीं होगा तो मुझे मैसेज कर देना, आई विल सेंड हिज नंबर, तो वो अरेंज कर देंगे आप तक मॉड्यूल पहुंचाने का, ठीक है। हार्ड कॉपी अवेलेबल पलासिया पे है, बिल्कुल सही।
ठीक है। अब रेफरेंस बुक कौन सी करनी है, तो अभी मैंने बात करी कि एससीवी तो मस्ट है करना। एससीवी तो फिजिक्स में हमारे लिए बहुत बेसिक बुक है, मतलब अपना मॉड्यूल देन एससीवी, ये दो चीज तो आपको अच्छे से करना ही है, ये बेसिक हो जाता है। देन हम आपको क्वेश्चन बैंक दिया करेंगे, क्वेश्चन बैंक से आपको सॉल्व करना है। उसके अलावा हम जो भी मटेरियल आपको दे वो आपको पूरी तरह से करना है, ये बेसिक होता है, इतना तो मस्ट करना बच्चों के लिए। ठीक है, तो बेसिक क्या हो गया, मॉड्यूल 100% करना है, मॉड्यूल की सारी एक्सरसाइज सारे बिगिनर बॉक्स, मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन भी दिए होते हैं, वर्कड आउट इलस्ट्रेशन होते हैं, तो वो सॉल्व एग्जांपल मॉड्यूल के करो। एचसीवी की एक्सरसाइजेस सारी करो, एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2, एचसीवी के वर्कड आउट इलस्ट्रेशन, इन थ्योरी कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं वो करो, तो इनको पूरा करना है 100%, है ना, मॉड्यूल प्लस एचसीवी। मॉड्यूल के पीछे एनसीईआरटी कॉर्नर होता है, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वो करना है। एनसीईआरटी में बैक साइड भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, एडिशनल एक्सरसाइजेस इन एनसीईआरटी, वो कर लेना चाहिए आपको। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी वो हमारे एनसीईआरटी कॉर्नर में है ही, तो आप देखेंगे तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो ये तो मिनिमम है करने का। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको टॉपिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ गई है, ठीक है, तो इसके बाद थोड़ी अच्छी बुक पे आ सकते हो आप, लाइक 1 2 3 4। अदरवाइज यू कैन, इफ यू वांट टू डू मोर प्रैक्टिस, देन फिर आपके पास बीएम शर्मा है, डीसी पांडे है, इनसे कर सकते हो। बीएम शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और डीसी पांडे में थोड़े से मॉडरेट होते हैं, तो आप जो अवेलेबल हो वो करिएगा, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर जीआरबी पब्लिकेशन की बहुत सारी अच्छी बुक आती है ना, अनुराग मिश्रा टाइप की कुछ बुक्स आती है जीआरबी पब्लिकेशन की, वो बहुत अच्छी बुक्स है, वो आप कर सकते हो। तो ये आपका बुक्स होना चाहिए, रेफरेंस बुक्स। अब थ्योरी के लिए, ये तो क्वेश्चंस करने की बात हो गई, थ्योरी के लिए एक अच्छी रेफरेंस बुक होती है हमारी रेस्ट्रिक हेलिडे। आपको एससीबी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है एंड रेस्ट्रिक हेलिडे पढ़ना है, इन 3 बुक से आपको थ्योरी पढ़ना ही है। मॉड्यूल थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं होता है, मॉड्यूल थ्योरी को बाद में रिकैप करने के लिए होता है। तो कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि थ्योरी हमने मॉड्यूल से पढ़ ली, तो मॉड्यूल थ्योरी पढ़ने के लिए नहीं है, मॉड्यूल को एक बार सब पढ़ लिया तो शॉर्ट में चीजें नोट्स दे दिए एक तरह से आपको, तो मॉड्यूल नोट्स के हिसाब से आपको यूज करना है। थ्योरी पढ़ने के लिए रेस्निक हेलिडे, एनसीईआरटी, दिस काइंड ऑफ बुक आपको रिफर करना चाहिए, बिसाइड्स स्कूल लेवल बुक। मैंने पहले भी कहा है कि स्कूल की बोर्ड एग्जाम देनी है आपको, तो स्कूल लेवल की बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो। और बच्चे पूछ रहे एलएन मटेरियल सफिशिएंट है रैंक 1000 लाने के लिए? आपको एलएन में बहुत मटेरियल दिया जाता है, आप अगर सिंसियरली करें, जितने यहाँ पे टेस्ट होते हैं, जो भी आपको मटेरियल दिया जाएगा, तो 1000 क्या, यहाँ पे बच्चे तो 70 के अंदर भी रैंक, अपने एलएन इंदौर से काफी अच्छी रैंक आई है ना, लास्ट ईयर अपने वहाँ 70 समथिंग रैंक थी, 72 समथिंग कुछ रैंक थी आकर्ष गुप्ता की, ठीक है, तो आकर्ष जैन की, सॉरी, तो काफी अच्छी रैंक आई है बच्चों की, तो आप लोग भी अच्छी रैंक ला सकते हो। बहुत मटेरियल देता है एलएन, एलएन में यहाँ पे बहुत मटेरियल देते हैं बच्चों को, ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपको मिलेगा। फिर रेस्टिंग हेलिडे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जस्ट सर्च करिएगा, नहीं मिले तो बता दीजिएगा। काइंडली राइट द नेम ऑफ बुक फॉर द थ्योरी। थ्योरी के लिए मैंने आपको बताया कि एससीवी रेस्निक हेलिडे, RESNIC रेस्निक हेलिडे, ठीक है, HALIDAY हेलिडे, है ना, तो ये बुक सफिशिएंट रहेगी। चलिए, और फिर अब चालू करें, बहुत देर बात हो गई है यार, धीरे धीरे और कर लेना है सारी चीजें, है ना। यस, सो वी शुड स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाउ। तो हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं अपन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रो, दैट इज चार्जेस, स्टैटिक्स एट रेस्ट। तो सभी यही बताते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहे हैं, तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, वो आसपास की चीजों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इन चार्जेस से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, इनको अगर मूव करवाएंगे तो कैसे मूव करेंगे, इनकी एनर्जीज क्या आएगी, ये सारी चीजों की स्टडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज। इस पूरी लाइन में इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पे चार्ज। रेस्ट तो आप समझते हैं विच इज नॉट मूविंग, व्हाट इज चार्ज, तो इस पॉइंट पे आ जाते हैं अपन, व्हाट इज चार्ज। हम लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस करा है, जब अच्छे गर्मी के दिन होते हैं और हम थोड़े से पॉलिस्टर टाइप कपड़े पहन ले, तो हम जैसे सोफे पे बैठे, सोफे से उठे, किसी मेटल की चीज को टच करा तो थोड़ा सा शॉक लगता है ना, थोड़ा सा हमें फील होता है कि
करंट फ्लो हुआ है हमारी बॉडी से, एम आई राइट? ऐसा फील करा होगा, मैक्सिमम बच्चे करते, है ना? कई बार आपने पढ़ा होगा, ऐसा पढ़ा क्या, ऐसा फील किया होगा। तो मेरे पास बच्चों का रिप्लाई आ रहा है यस, है ना? वो क्यों होता है? दैट इज बिकॉज वी गेट चार्ज, हम चार्ज हो जाते हैं जब हम चीजों से रब करते हैं। व्हेन वी आर सिटिंग ऑन अ सोफा, सोफा के क्लॉथ और हमारे पहने हुए क्लॉथ के बीच में थोड़ा फ्रिक्शन की वजह से, रबिंग की वजह से वी गेट चार्ज, और हमारी बॉडी चार्ज एक्वायर कर लेती है। एंड व्हेन वी टच सम मेटल बॉडी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद ग्राउंड, और हम किसी चीज को छूते हैं, जैसे कि रेलिंग को छू दिया हमने, कई बार सीढ़ियों की रेलिंग को टच करते हैं, तो हमें थोड़ा सा शॉक जैसा फील होता है, हमारी बॉडी से वो चार्ज उस बॉडी में जाता है। तो ये एक्सप्लेन करता है, ये समझाता है कि वी गेट चार्ज। सो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी जो हमने कई बार फील करी है। इट कैन बी फील, चार्ज को हम फील कर सकते हैं। चार्ज को कैसे फील कर सकते हैं? उसके इफेक्ट से। तो हम चार्ज को डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इससे क्या होता है ये बता सकते हैं अपन, इस प्रॉपर्टी के इफेक्ट क्या है ये बता सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ चार्ज हमें क्या मिलता है? हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स मिलता है बिटवीन बॉडीज, फोर्स बिटवीन बॉडीज। हमें चीजों में अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स दिखता है बिकॉज ऑफ चार्ज। और क्या दिखता है? इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेट देखी होंगे, मैग्नेट्स सभी बच्चों को बहुत फैसिनेट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। तो मैग्नेट्स की जो फील्ड होती है ना उनके आसपास, वो बिना टच करे मैग्नेट फोर्स लगा देती है चीजों पे। तो वो फील्ड जो क्रिएट होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज ओनली। जितने भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना दिखते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ चार्ज। चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which creates electromagnetic phenomena. Is this thing clear? क्या ये सब समझ में आया? चलिए, वेरी गुड, है ना? अब चार्ज को, अब फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज जो भी हम बोलते हैं, उनके लिए हम कुछ यूनिट डिफाइन करते हैं, उनको मेजरेबल है या नहीं ये बताते हैं, यूनिट है, उनकी डायमेंशंस क्या ये बताते हैं। तो चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करते हैं, है ना? तो इस बात पे आ जाते हैं अपन, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर तो होती है, साथ ही एक फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कूलम। एसआई में हम ऐसे कूलम से मेजर करते हैं। सीजीएस भी इसके कुछ यूनिट होते हैं, कुछ आप बता पाएंगे? दिस इज एसआई यूनिट, और सीजीएस में कुछ यूनिट्स होते हैं, कुछ याद है आपको? 10th तक पढ़ाया जाता है यार ये टॉपिक आपको, तो कुछ तो याद होगा। मिली कूलम इज नॉट सीजीएस यूनिट। मेरे पास कुछ क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन में दूंगा, आप वापस पूछ लेना। स्टेट कूलम इज अ सीजीएस यूनिट। सीजीएस में दो तरह के यूनिट होते हैं चार्ज के, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू एंड ईएमयू। एक होता है हमारे पास सीजीएस यूनिट में ईएसयू, जिसमें हम चार्ज को स्टेट कूलम में मेजर करते हैं। स्टेट कूलम, वन स्टेट कूलम इज 1/3 into 10⁹ कूलम, ठीक है? और इसको इधर लाके भी लिख सकते हो आप। और एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट विच इज डिफाइंड एज एब कूलम, एबी कूलम, एफ कूलम। 1 एफ कूलम इज 1/10 कूलम, या 10 एफ कूलम इज 1 कूलम। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया, यस, 10 कूलम इज 1 एफ कूलम। चलो, तो ये अपने पास चार्ज की अपन ने यूनिट डिफाइन कर दी। ये ईएससी और ईएमयू क्या है? तो बहुत हिस्ट्री है इनके पीछे, बहुत बड़ी, हमारे कोर्स में नहीं है ये सब चीजें। हमसे आईआईटी में, जेईई मेंस में पीपल विल नॉट आस्क क्वेश्चंस ऑन दिस, तो ज्यादा इनके बारे में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हमको फिलहाल। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन सब कुछ नेट पे अवेलेबल होता है आजकल, तो आप सभी ढूंढ सकते हो। बट मैं इन चीजों में नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि जेईई के सिलेबस से हम भटक जाएंगे नहीं तो। अभी बस याद करना है आपको कि देयर आर टू काइंड ऑफ यूनिट इन सीजीएस विच इज स्टेट कूलम एंड एफ कूलम। हमारा फोकस सिर्फ ऐसा यूनिट पर रहेगा विच इज कूलम। कूलम कैसे डिफाइन होता है? तो चार्ज इज डिफाइंड यूजिंग करंट। हम करंट को फंडामेंटल एसआई क्वांटिटी मानते हैं और उसको यूज करके हम चार्ज डिफाइन करते हैं।
हम करंट को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं और उसको यूज करके हम चार्ज डिफाइन करते हैं। अगर 1 एम्पेयर का करंट 1 सेकंड तक फ्लो करे तो जो चार्ज फ्लो हुआ वो 1 कूलम। 1 सेकंड में 1 एम्पेयर का करंट जितना चार्ज फ्लो करवाता है दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। दिस मे बी डेफिनेशन ऑफ 1 कूलम। अमाउंट ऑफ करंट ऑफ 1 एम्पेयर is flowing in a wire, and in 1 second whatever is the charge flowing in that wire, that is called 1 coulomb. चलो, is this clear? 1 coulomb क्या होता है, क्लियर? ठीक है, 1 coulomb is 1 amperes current into 1 second. 1 सेकंड तक 1 एम्पेयर का करंट अगर फ्लो करे तो करंट जो टाइम इज द चार्ज। चार्ज बाय करंट, चार्ज बाय टाइम इज कॉल्ड करंट, करंट इनटू टाइम इज चार्ज। नाउ डायमेंशंस में आते हैं। चार्ज को, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशन ऑफ दिस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू, करंट एसआई यूनिट होती है, उसकी करंट एसआई की फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसकी उसकी डायमेंशन ये होती है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, तो चार्ज की डायमेंशन 80। मैं वो धीरे धीरे चल रहा हूँ फिलहाल, है ना। तो ये चार्ज की डायमेंशन 80, तो चार्ज की यूनिट डायमेंशन ये सब अपन ने समझ लिया। इज दिस थिंग क्लियर? क्या सारी चीजें क्लियर? क्या ये सब चीजें क्लियर? ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो चार्ज के बारे में बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी अपन ने। अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। व्हाट इज चार्ज, कैसे चार्ज आता है चीजों में, इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे आसपास जितना भी मैटर है, आप सब जानते हैं कि सारा मैटर जो होता है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सब से बना है। एटम के अंदर जाके देखें हम, तो एटम के अंदर हमें न्यूक्लियस मिलता है। न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी जाके देखें तो न्यूक्लियस में हमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स ये सब मिलते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटे से स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और थोड़ा सा करेक्ट बोले तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं या आसपास होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, दे हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। ये सब आपको पता है केमिस्ट्री में, इतना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। नाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर द मेन थिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज टू गेट चार्ज। दो डिफरेंट बॉडीज जो है उनमें अगर आप चार्ज कर रहे हो, मान लो उनको फ्रिक्शन से आपने रब करके चार्ज करा, तो बेसिकली क्या होता है कि एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में चेंज हो गया। एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए, उसमें पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन से, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसके मॉलिक्यूल्स, एटम्स आयनाइज हो गए, एंड ये आयंस की वजह से उस बॉडी में चार्ज आ गया। एंड दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन चले गए तो उसमें भी चार्ज आ गया। दिस इज हाउ बॉडीज गेट्स चार्ज्ड। बॉडी में चार्ज किससे आता है ये अपन ने बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन राइट हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यू कैन राइट हेडिंग मेथड्स ऑफ चार्जिंग। Methods of charging. You can write heading methods of charging. Sure. So my voice is clear? Yes. Okay. So methods of charging में पहले लिखिए by friction. Methods of charging में first लिखिए by friction. By friction. Okay. When two bodies are rubbed together, जब दो चीजों को हम आपस में रब करते हैं, then electrons में transfer from one to another. Then electrons may transfer from one to another. Then electrons may transfer from one to another. The body losing electrons gets positively charged. The body losing electrons gets positively charged, and the body gaining electrons is getting negatively charged. And the body gaining electrons is becoming negatively charged. तो जब दो बॉडी को अपन रब करते हैं तो हो सकता है एक में से दूसरे में इलेक्ट्रॉन चले जाए, एंड ड्यू टू दिस
एक के अंदर नेगेटिव चार्ज जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गए और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया उससे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कंसीडरिंग कि पहले दोनों न्यूट्रल थी, है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो ये हो गया, इससे कई कई जगह हमने देखा ऐसा, कई जगह हमने फील करा ऐसा होते हुए, हमने हमारी बॉडी के साथ ही देखा ऐसे, है ना, तो ये आपने एक्सपीरियंस करा है। सो दिस इज अ वे ऑफ चार्जिंग बॉडीज। एक और तरीका हो सकता है बाय कंडक्शन, ठीक है, एंड बाय इंडक्शन। तीन तरीके हो सकते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो अपन आप कंडक्शन और इंडक्शन पे आएंगे, उसके पहले थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि मटेरियल्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का थोड़ा फर्क समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंडक्टर्स, शॉर्ट में लिख लेंगे बिल्कुल कंडक्टर्स, ठीक है। चलिए, कंडक्टर्स, कंडक्टर्स हैव large number of free electrons. Conductors have large number of free electrons. एक मेरे पास निमित का कुछ डाउट आया, बात करते हैं अपन निमित, अभी आगे बढ़ते। कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर का अगर अपन समझे कि अंदर क्या होता है कंडक्टर में, जैसे अगर एक अपन ने आयरन का ब्लॉक लिया, तो अगर हम आयरन के ब्लॉक के अंदर जाके इमेजिन करें कि क्या दिख रहा है हमें, तो आयरन के एटम्स क्या हमें बड़े बड़े स्फीयर्स अरेंजमेंट में दिख सकते हैं, और इन स्फीयर्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो थोड़ा लूजली बाउंड होता है। सो इन आयरन, आयरन मटेरियल, एक आयरन का अपन ने कुछ मेटल का ब्लॉक जैसा लिया, उसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि आयरन के बहुत सारे स्फीयर्स में से कुछ स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है और उनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और वो इलेक्ट्रॉन आसपास घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होती है कंडक्टर में कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर जो इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर में ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दूसरे चार्जेस से, दूसरे कोई आसपास अगर चार्ज हो तो उससे अट्रैक्ट या रिपेल हो सकते हैं, एंड दे कैन मूव बिकॉज दे आर फ्री टू मूव, ठीक है। तो कंडक्टर की मेन प्रॉपर्टी होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री टू मूव होते हैं। चलिए, ये चीज समझ में आ गई सबको? इसमें किसी को कोई भी डाउट? एक सिंपल सा अपन ने थोड़ा सा आइडिया समझा कंडक्टर का क्या होता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में ऐसा कुछ नहीं होता है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वो दूसरे किसी बॉडी की वजह से अट्रैक्ट या रिपल अंदर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं चलने के लिए, है ना। ये लिख सकते हैं अपन, शॉर्ट में लिख लेंगे, लिखिए इंसुलेटर हैव, इंसुलेटर्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मैंने कंडक्टर के बारे में शॉर्ट में लिखाया है, कंडक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई, तो मैंने कंडक्टर के बारे में क्या लिखाया था आपको कि कंडक्टर्स है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इस कंडक्टर्स के अंदर हम देखें तो हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, दे कैन मूव, है ना। तो बेसिक प्रॉपर्टी कंडक्टर की होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, तो कुछ मैंने कंडक्टर के बारे में आपको प्रॉपर्टी लिखाई है, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ कंडक्टर, मुझे जो आगे रिक्वायर्ड है उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा कंडक्टर का आपको आइडिया दिया। चलो, इज दिस क्लियर अक्षर? ओके, नाउ आगे बढ़ते। तो कंडक्टर इंसुलेटर के बारे में थोड़ा आइडिया दिया मैंने आपको। अब मैं बात कर रहा था बेसिकली कि चार्जिंग की मेथड क्या क्या हो सकती है। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराना है, वन वे इज फ्रिक्शन, अनदर वे इज कंडक्शन। कंडक्शन से भी हम चार्ज कर सकते हैं, इससे लेकिन हम चार्ज उन्हीं बॉडी को कर पाएंगे जो खुद कंडक्टर है ना। और इनके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी ऐसी बॉडी जिसपे चार्ज है और जो कंडक्टर हो, ठीक है। I need two conductors to make one body charge. एक ये बॉडी है सपोज ए जिससे मुझे चार्ज करना है, तो ये कंडक्टर होना चाहिए, दूसरी बॉडी भी मेरे पास होना चाहिए जिसपे ऑलरेडी चार्ज है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट हो गई, इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो ये कंडक्टर होना चाहिए, और मेरे पास एक और कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए जिसपे भी चार्ज होना चाहिए। अब अगर मुझे कंडक्शन से चार्ज करना है तो कुछ नहीं, इसको लाके यहाँ टच कर दो, जब इसको यहाँ टच करेंगे, when B and A comes in contact, तो चार्ज इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चार्ज इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब उनको हम टच करते हैं तो उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। चार्ज इसलिए डिस्ट्रीब्यूट होता है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, हर एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है उसकी कैपेसिटी। अभी आपको इतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा रफली आइडिया ले लेना। दो बॉडीज को जब टच करते हैं तो उनका पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए,
अगर पोटेंशियल अनइक्वल होगा तो उनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा। एक बॉडी जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इट इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल। एक बॉडी जिस पे चार्ज नहीं है, वो जीरो पोटेंशियल पे सोच सकते हो आप। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे एक तरह से जीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ हायर पोटेंशियल है, यहाँ लोअर पोटेंशियल है। चार्ज इज ए टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन लो से हायर पोटेंशियल जाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो एक तरह से पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा। इलेक्ट्रॉन का इधर जाना मतलब पॉजिटिव चार्ज का इधर आना। तो इसलिए आपको बी और ए को जब टच करते हो तो बी का पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, बेसिकली हुआ क्या, ए के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले, ठीक है। और ये कब तक चलता है, जब तक दोनों पे पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। जब दो बॉडी, दो कंडक्टर को हम टच कर देते हैं तो उनके पोटेंशियल बिकम इक्वल। पोटेंशियल को हम वी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब धीरे धीरे आपको आगे पढ़ाई जाएगी चीजें। अभी कोई क्वेश्चन कोई ज्यादा करे तो उसके लिए थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ मैं। कई बच्चों का मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि ये कितना कितना चार्ज आएगा बताओ, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ अभी। बाकी डेप्थ में ये सब चीजें पढ़ेंगे हम आगे। तो पोटेंशियल इक्वल होता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में होती है, और पोटेंशियल इक्वल होगा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से होगा कि पोटेंशियल इक्वल हो जाए। इसका चार्ज अगर Q1, इसका चार्ज Q2, तो Q इक्वल टू CV। ये हम एक रिलेशन पढ़ेंगे आगे, उस हिसाब से इनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। Q1 विल बी इक्वल टू C1V1 एंड Q2 विल बी इक्वल टू C2V2। C और V is equal, and this C1 and C2 are capacity of conductor। अगर बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे ये तो चार्ज आइडेंटिकल आएगा, और ये आइडेंटिकल नहीं हुए तो डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेसिटी उन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो शुरू से देखते, व्हेन आई हैव टू कंडक्टर्स, आई वांट टू चार्ज दिस कंडक्टर and I have another conductor which is already charged, so I can connect this charged conductor to the uncharged conductor। इनको कनेक्ट करके हम इसका चार्ज इस पे भी ला सकते हैं, एंड चार्ज इस पे इस तरह से फ्लो होगा कि दोनों का पोटेंशियल बाद में इक्वल हो जाए। दोनों जब कांटेक्ट में होंगे तो चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए। एंड पोटेंशियल इक्वल होने के बाद किस पे कितना चार्ज होगा, इट विल डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटीज। व्हाट इज दिस कैपेसिटी पढ़ेंगे बाद में, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी बस ऐसे ही कोई पूछे इसलिए मैंने पहले से बता दिया। एंड द चार्ज विच इज एक्वायर्ड बाय दिस बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन देयर कैपेसिटी। चलो यहाँ तक की चीजें क्लियर है क्या? अब मेरे पास डाउट आ रहा है पार्थ का, व्हाट इज सी, तो मैं भी बता रहा हूँ आपको, सी इज कैपेसिटी, सी इज कॉल्ड कैपेसिटी। सी यहाँ पर कैपेसिटी बता रही है बॉडी की। मैंने कहा हम चीजों को धीरे धीरे समझेंगे आगे। अभी सिर्फ आपको एज अ सुपरफिशियल लेवल पे याद रखना है कि कैपेसिटी टाइप की कोई चीज होती है जिस पे डिपेंड करता है कि टच करने पे किस पे कितना चार्ज आएगा। मोर अबाउट कैपेसिटी वो नेक्स्ट चैप्टर अपना होगा इलेक्ट्रिसिटी के बाद, तब अपन समझ लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अपन ने पढ़ा कि व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड दे आर कंडक्टिंग, देन दे कैन बी चार्ज। इफ वन इज चार्ज तो उसका चार्ज दूसरे में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या ये लॉजिक क्लियर? इज दिस लॉजिक क्लियर? तो मैक्सिमम बच्चों का रिप्लाई मेरे पास यस आ रहा है, वेरी गुड। आगे बढ़ते। सो दिस इज अ वे ऑफ चार्जिंग। एक बार डाउट आया सर, डू वी हैव टू राइट ऑन अवर ऑन? हाँ, ये चीज आपको खुद लिखना है। अब ये पूरी चीज मैं लिखाऊंगा नहीं आपको कि दो बॉडी को ऐसे, मैंने जो जो बोला आप अंडरस्टैंड करिए, समझिए, फिर अपने वर्ड में लिखिए, ठीक है। इसके अंदर मैं एक एक चीज अगर ऐसे लिखाने जाऊंगा तो फिर बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें आपको खुद लिखना पड़ेगी। चलिए, so a conductor can be charged using another charged conductor in this way। वेरी गुड। अमन पूछ रहा है क्या लिखना है। अमन जो जो समझ में आया वो लिखना है। क्या क्या बताया मैंने बताया एक अनचार्ज कंडक्टर है, उसको एक चार्ज कंडक्टर से चार्ज कर सकते हैं अपन। कैसे? दोनों को कांटेक्ट में लाके। तो कांटेक्ट में लाने से क्या होता है, इनमें होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्यों होता है? उनका पोटेंशियल इक्वल करने के लिए। और कुछ बॉडी बी का चार्ज ए में भी चला जाएगा, अब दोनों पे चार्ज आ जाएगा। इस तरह से चार्ज आएगा कि वो उनकी कैपेसिटी के रिलेशन में, और फाइनली पोटेंशियल इक्वल होता है, ठीक। इज दिस क्लियर? yes, very good। so this is a second method of charging, conduction। let's go to third method, induction। this was conduction and third is induction। this is very interesting method।
इस मेथड में हम कंडक्टर्स को चार्ज कर सकते हैं विदाउट नीड ऑफ अनदर चार्ज कंडक्टर। हमारे पास दूसरा कोई चार्ज कंडक्टर नहीं हो तो भी इसे चार्ज कर सकते हैं, पर हमारे पास कोई चार्ज बॉडी होना चाहिए, वो इंसुलेटिंग हो तो भी चल जाएगा। और इंसुलेटिंग चार्ज बॉडी अपन फ्रिक्शन से करवा सकते हैं क्रिएट, है ना। जैसे कि ग्लास रॉड को हम अगर फर्स्ट सिल्क क्लॉथ से रब करें तो ये पढ़ाया जाता है कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आ जाता है। तो ग्लास रॉड जो उस तरह से क्रिएट हुई है, चार्ज ग्लास रॉड, उसको इसके पास में लेके आओ, उससे इंडक्शन से हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। सो वी नीड अ बॉडी विच इज चार्ज। जैसे हमारे पास एक रॉड है जिसपे चार्ज है, मान लो इस रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था। अब इस बॉडी को जिसपे ऑलरेडी चार्ज था उसको हमारे कंडक्टिंग बॉडी के पास में लेके आए। पास में लेके आएंगे तो ये कंडक्टर है, और मैंने बताया कंडक्टर में होते फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड यू मस्ट बी नोइंग कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस पॉजिटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी। बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी सही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो बॉडी के अंदर होंगे उनको ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस पे एक तरफ आके इकट्ठा होने की कोशिश करेगा। जिस तरफ हमने रॉड रखी है वहां पर इलेक्ट्रॉन आके इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आने की टेंडेंसी आएगी। पर दिस बॉडी वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसमें यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी साइड यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, and it will acquire a positive charge is on other side such that net charge is zero because this was neutral। तो ये समझ में आया कि हुआ क्या यहाँ पे, एक रॉड जिस पर ऑलरेडी चार्ज था उसको अनचार्ज कंडक्टर के पास में लेके आए हम। इसकी वजह से इस रॉड का पॉजिटिव चार्ज इज ट्राइंग टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इट्स, वो अंदर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड दे आर अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, और अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव थे। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इस सरफेस पे आके जो पॉजिटिव चार्ज के पास में वहां के इकट्ठा हो जाते हैं, ड्यू टू विच अनदर सरफेस एक्वायर्स अन पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टुवर्ड्स वन साइड। इज दिस क्लियर? चलो, तो मेरे पास और भी डाउट आ रहा है, पर ये चीज समझो पहले। अभी आपके सारे डाउट सब शांति रखो, सब क्लियर होगा। पहले ये चीज समझ में आई आपको? मेरे पास बहुत सारे बार मुझसे एक बच्चे ने कुछ पूछा है, यस, है ना। नाउ स्टिल दिस बॉडी इज न्यूट्रल, इसको टोटल चार्ज जीरो है, इस पे तो बॉडी न्यूट्रल है, अभी चार्ज नहीं हुई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर है ना हम एक वायर लगा के रखते हैं जिसको हम ग्राउंड करके रखते हैं। अभी वो स्विच ओपन, यहाँ पर हमारे पास एक स्विच है और यहाँ पे मैंने ग्राउंडिंग कर रखी है। दिस इज सिंबल फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब क्या होता है कि हम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ इज अ वेरी लार्ज बॉडी, तो उसको थोड़ा चार्ज मिल जाए, थोड़ा चार्ज उससे ले लो तो उसका पोटेंशियल बढ़ता नहीं, चेंज नहीं होता है, उसका पोटेंशियल रिमेन जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मान के चलते हैं, उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होता बिकॉज दिस इज अ वेरी लार्ज बॉडी। सो अर्थ का पोटेंशियल जीरो। अब जैसे मैं यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दूंगा, स्विच जब ऑन करूंगा, स्विच जब ऑन करूंगा, स्विच ऑन करने की पोजीशन बताता हूं मैं आपको। स्विच ऑन करने की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी पे था वो ग्राउंड में चला जाता है। रीजन भी ग्राउंडिंग की वजह से इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ग्राउंडिंग की वजह से बिकॉज ग्राउंड हैज जीरो पोटेंशियल, सो इसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स अ पॉजिटिव पोटेंशियल ऑन दिस बॉडी and negative charge creates negative potential on this body. Now for potential to be zero, यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बना रहा है तो इसमें नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए जिससे इसका पोटेंशियल नेगेटिव होकर नेट में जीरो हो जाए। फॉर हैपनिंग सो, ये होने के लिए क्या होता है कि अर्थ से ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, या आप ऐसा सोच सकते हो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ गए जिन्होंने इन पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस कर दिया। क्या हुआ, समझ में आया? अर्थ का पोटेंशियल होता है जीरो। When a metal sphere is connected to earth, उसका पोटेंशियल जो होना चाहिए जीरो। पोटेंशियल जीरो कैसे हो सकता है? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज क्रिएट नेगेटिव पोटेंशियल। अब इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पहले दोनों थे, रॉड की वजह से सिर्फ यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो अर्थ करने से यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ इसे इलेक्ट्रॉन दे देती है। सो इलेक्ट्रॉन जो इस बॉडी पे आ गए उसकी वजह से यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो एक तरह से बॉडी पे अब सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया।
ठीक है, तो हमें इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके पास में रखते हुए इस न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी को जस्ट ग्राउंड कर देना है, ड्यू टू विच नाउ इट विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। यहां तक की सिचुएशन समझ में आई? दोनों कंडक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसमें एक कंडक्टिंग बॉडी होना चाहिए, ये कंडक्टिंग बॉडी ए होना चाहिए जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं, दूसरी बॉडी कैसी भी हो चल जाएगा, ये रॉड जो है वो कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो चल जाएगा, ठीक है। चलो, तो किसी कंडक्टर को मैंने ग्राउंड करा, ग्राउंड करने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ग्राउंड करने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड उसका पोटेंशियल पॉजिटिव करना चाह रही है, ग्राउंड उसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देती है, जिससे इसका पोटेंशियल नेगेटिव प्लस रॉड की वजह से पॉजिटिव, नेट में जीरो हो जाता है। क्या समझ में आया? चलो, एंड हाउ बाय पॉजिटिव चार्ज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल। अनन्या पूछ रही है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल क्यों बनाता है। देखो, कई चीजें हम थोड़ी देर में समझेंगे, पोटेंशियल अभी पढ़ा ही नहीं हमने, पोटेंशियल की डेफिनेशन जब देखेंगे तो वहां से इजीली समझ में आएगा आपको कि व्हाट इज पोटेंशियल, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल बनाता है, फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा। चलो, क्या ये क्लियर है? हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, जो पूरा चैप्टर होगा ना तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, पर अब मेथड ऑफ चार्जिंग शुरू में बताना जरूरी है, तो इसलिए मुझे ये आपको थोड़ा सा आइडिया देना पड़ा। नाउ अब क्या करना है, इस रॉड को यहीं रखते हुए, इस रॉड को यहीं रखते हुए ग्राउंडिंग को जस्ट ओपन कर दो, रॉड को यहीं रखते हुए ग्राउंडिंग को फिर से ओपन कर दो। तो रॉड को उसी प्लेस पे रखते हुए ग्राउंडिंग को जस्ट हमने ओपन कर दिया, ठीक है। जो स्फीयर का पोटेंशियल जीरो था, अब अचानक से स्विच ओपन कर दिया इसका, तो पोटेंशियल चेंज होने के लिए चार्ज शुड चेंज, पर तुमने तो स्विच ओपन कर दिया, स्विच ओपन करने से अब इस बॉडी से चार्ज अर्थ में जा नहीं सकता, और इसको हमने नीचे स्टैंड पे रखा है, कहीं और भी चार्ज नहीं जा सकता, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, तो जो बॉडी पे चार्ज आ चुका था वो वैसे ही रह जाता है। जैसे तुमने स्विच ओपन कर दिया तो इस पे जो चार्ज आ चुका था वो वैसे रह जाता है, बस अब इस रॉड को दूर ले जाओ तो भी इस पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। नाउ इफ यू टेक अवे द रॉड, द बॉडी विल एक्वायर द नेगेटिव चार्ज, और वो बस इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज हाउ अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय इंडक्शन। थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, करना क्या होता है मैं शॉर्ट में फिर से बताता हूँ। एक हमारे पास कंडक्टिंग बॉडी, कंडक्टिंग बॉडी में ही इंडक्शन से चार्जिंग हो सकती है, उसे हमें एक स्टैंड पे रखना है, ऑफ कोर्स दैट स्टैंड शुड बी नॉन कंडक्टिंग। नाउ देयर शुड बी अ वायर विद अस, जो इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। इस अनचार्ज बॉडी को मैं चार्ज करना चाहता हूं, तो उसके पास में चार्ज रॉड लेके आऊंगा, जो भी रॉड का चार्ज होगा उसके अपोजिट वाला चार्ज रॉड के पास में अट्रैक्ट होके आ जाएगा। रॉड पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता, रॉड पे नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज दूसरी तरफ आ जाएगा। अब इस बॉडी को ग्राउंड कर दो तो उसका पोटेंशियल जीरो होने के लिए अर्थ उसको चार्ज सप्लाई करेगी, जिससे पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो पॉजिटिव चार्ज रॉड इसका पोटेंशियल पॉजिटिव बना रही थी, अर्थ इसको नेगेटिव चार्ज देके इसका पोटेंशियल जीरो कर देगी, और टोटल पोटेंशियल जीरो हो गया। अचानक से स्विच ओपन कर दिया तो इस बॉडी पे वो नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, क्योंकि वो फ्लो करके जा नहीं सकता। इस रॉड को लेके हट जाओ यहाँ से तो भी इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये नॉन कंडक्टिंग सॉरी एक नॉन चार्ज बॉडी थी जिसको हमने रॉड से चार्ज कर दिया। रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था तो इस पे नेगेटिव एक्वायर हुआ, अगर मैं शुरू में नेगेटिव चार्ज रॉड लेता तो वहां पॉजिटिव चार्ज आता, उल्टा चार्ज आता है इन इंडक्शन, ठीक है। चलो, अब मेरे पास बहुत सारे डाउट आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज वापस क्यों नहीं आएगा, तो वो मैंने बताया आपको, क्योंकि हमने यहाँ स्विच ओपन कर दिया, तो कहाँ से आएगा, कहीं से आ ही नहीं सकता वो, ठीक है। फिर मेरे पास आया सर वी शुड द रॉड टच द कंडक्टर, नो, बस ये पास में होना चाहिए, टच नहीं कर रही, टच करने की सिचुएशन में देखो ये हो जाता, टच नहीं कर रही है, ठीक है। सर क्या बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ में नहीं जा सकते, बेटा कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में जाने के लिए हमारे पास वायर से कंडक्टिंग होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। हमने ये स्विच ओपन कर दिया रॉड को यहीं रखते हुए, तो रॉड की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल था, अर्थ ने इसका पोटेंशियल जीरो बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन दे दिए थे। अब अचानक से तुमने स्विच ओपन कर दिया, ठीक है, तो अर्थ इसका पोटेंशियल चेंज करना भी चाहती नहीं थी, और तुमने स्विच बस ओपन कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल जीरो रह गया, और तुम रॉड को दूर ले जाओगे तो अर्थ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि अब कनेक्टेड ही नहीं अर्थ।
ठीक है सर, पोटेंशियल चार्ज की प्रेजेंस की वजह से बनता है, यस बिल्कुल सही। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, उसकी वजह से आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है, नेगेटिव चार्ज रखिए तो उसके आसपास नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होता है। ठीक सर, क्या बॉडी से इलेक्ट्रॉन अर्थ नहीं जा सकते हो, बता दिया मैंने आपको। और कोई डाउट, किसी का और कोई डाउट बचा है? इंडक्शन की मेथड थोड़ी सी बड़ी है, लॉन्ग है। इंडक्शन की मेथड में काफी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, है ना, थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है इसको। कंडक्शन थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान है और फ्रिक्शन सबसे आसान है। चलो, कोई और डाउट बचा है क्या? एवरीथिंग क्लियर? कुछ बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, मान लो ये पहले से चार्ज होती तो, अगर ये पहले से चार्ज होती और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड लाता, मान लो ये भी पॉजिटिव चार्ज होती, तो इसका पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाता, यहाँ तो नेगेटिव ही आता। ईशान ने डॉट भेजा है, क्या मतलब है ईशान? डॉट मतलब समझ में आया कि नहीं आया कि क्या है मतलब? फुल स्टॉप भेजा, क्या है क्या है? ऑल क्लियर? सर, हाउ we will know that positive charge is neutralized so as to off the earthing? अनन्या पूछ रही है पॉजिटिव चार्ज आज न्यूट्रलाइज हो गया, कैसे पता चलेगा? वो इंस्टेंटेनियसली हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो टाइम लगता है, ऑलमोस्ट जीरो टाइम मतलब माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड का टाइम लगता है। तो हमारे ह्यूमंस के लिए तो हम इंस्टेंटेनियस बोल देंगे उसे। ठीक है, तो हमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस स्विच ऑन करना है और ऑफ करना है। स्विच ऑन करो, न्यूट्रलाइज हो गया, स्विच ऑफ कर दो, काम पूरा, है ना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। ठीक सर, अर्थ का पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? देखो, अर्थ एक बहुत बड़ी बॉडी है और अर्थ में हमने जो भी चार्ज दिया या जो भी लिया, हमको अर्थ की वजह से आसपास कभी फील नहीं हुआ कि हमारा कोई पोटेंशियल है, तो उसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो है। अर्थ इज लाइक अ न्यूट्रल बॉडी। ओके, चलिए सर, अगर ग्राउंडिंग पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइड से होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मैंने आपको दिखाया कि ग्राउंडिंग में यहाँ से दिखा रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्राउंडिंग वायर में यहाँ से भी दिखा देता तो भी एग्जैक्टली सेम चीज होती। ग्राउंडिंग वायर कहाँ कनेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो हमने अभी समझा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। तो बेसिकली हम समझ रहे थे कि बॉडी चार्ज, हाउ बॉडी कैन बी चार्ज, ये दो पॉइंट समझा हमने अभी तक। हम पढ़ रहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सबसे पहले चार्ज क्या होता है वो समझा हमने, चार्ज की छोटी छोटी सी आइडिया, चार्ज का आइडिया समझा अपन ने। फिर अपन ने चार्जिंग कैसे कर सकते हैं वो समझा, फ्रिक्शन से कर सकते हैं, एंड इंडक्शन कंडक्शन, दिस इज इंडक्शन, दिस इज कंडक्शन, इनके बारे में बेसिक बेसिक चीज अपन ने कंप्लीट करी। नाउ लेट्स गो फर्दर, और चार्ज की सारी जो प्रॉपर्टी है उन पे आते हैं। तो इसके बाद आप लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ नेक्स्ट चीज लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो 18 सब में नाउ वी आर स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। हमें किसी बॉडी में कितना चार्ज है ये बताने के लिए कभी उसकी डायरेक्शन बताना नहीं पड़ती। हमें ये नहीं बताना पड़ता कि चार्ज इस डायरेक्शन में इतना है, उस डायरेक्शन में उतना है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए, क्या ये क्लियर है अच्छे से? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो तरह के मिलते हैं, which are termed as positive and negative, which are termed as positive and negative। हमें दो तरह के चार्ज मिलते हैं, which are called positive and negative। कैसे पता चला और क्यों बोला पॉजिटिव एंड नेगेटिव? इसका भी थोड़ा सा लॉजिक है। हमें दो तरह के चार्ज होते हैं ये तो पता चला, जब हम एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते तो ग्लास रॉड पे एक तरह का चार्ज आता है। दूसरी ग्लास रॉड को उसके आसपास लाओ
तो इन दोनों में रिपल्शन फील होता है हमको। दो ग्लास रॉड जिन दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब करा है, उन दोनों ग्लास रॉड को जब पास में लाने की कोशिश करते हैं तो उनमें थोड़ा रिपल्शन होता है। वो रिपल्शन इतना स्मॉल होता है कि हम तो फील नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम थ्रेड से लटका दे ग्लास रॉड को, इफ अ ग्लास रॉड इज रब विद अ सिल्क क्लॉथ एंड दो ग्लास रॉड इस तरह की अपने आसपास लटका दी, तो हमने देखा कि ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है ना। जैसे एक ग्लास रॉड ली जिसको सिल्क से हमने रब करा है, और फिर दूसरी ग्लास रॉड उसके एक कोने के पास में लाते हैं, तो ये यहाँ से घूमती है, दूर होने की कोशिश करती है। दिस एक्सप्लेन्स, ये हमें समझाता है कि इनमें थोड़ा रिपल्शन दिखता है, रिपल्शन। पर एबोनाइट की रॉड को जब हम कैट फर से रब करते हैं, एबोनाइट एक मटेरियल होता है, प्लास्टिक टाइप का मटेरियल, उसकी रॉड को हम सिल्क क्लॉथ कैट फर से रब करते हैं और उसे यहाँ पास में लाने की कोशिश करते हैं। तो एबोनाइट की रॉड के केस में ग्लास रॉड उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दो दो चीजें समझ में आई। एक तो कुछ केस में अट्रैक्शन, कुछ केस में रिपल्शन था, है ना। ये समझ में आया कि ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के बीच में रिपल्शन था, और ये समझना एबोनाइट और ग्लास रॉड के बीच में अट्रैक्शन था। तो डेफिनेटली इनमें कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी है, तभी ऐसा हुआ। तो हमें प्रैक्टिकल्स कर करके समझ में आया कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। प्रैक्टिकल्स कर करके हमें समझ में आया देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। अब हमें ये भी समझ में आया कि इनको मिलाने से जीरो भी बनता था। एक बॉडी पे पॉजिटिव है, एक पे नेगेटिव है, इनको मिला दो, हमने कई बार देखा कि इनसे जीरो चार्ज बन जाता था। जैसे एक कंडक्टर को ग्लास रॉड की हेल्प से पहले इंडक्शन से चार्ज कर दो, ग्लास रॉड की हेल्प से इंडक्शन से चार्ज कर दो, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर एक दूसरा कंडक्टर लो, उसको एबोनाइट की रॉड से चार्ज करवा दो, तो एबोनाइट की रॉड पे नेगेटिव होता है, उसकी वजह से कंडक्टर में पॉजिटिव आएगा। और इन दोनों कंडक्टर को साथ में टच कर दो, तो टच करने से क्या होता है, नेट में जीरो चार्ज हो जाता है दोनों पे। इनमें चार्ज की जो प्रॉपर्टीज इन पे दिखने लगती थी वो खत्म हो जाती है। तो ऐसे समझ में आया कि यार इनको मिलाने से जीरो हो रहा है, मतलब प्लस माइनस काइंड ऑफ चीज है जिनको मिलाने से जीरो बनता है। तो यहाँ से हमने समझ के डिफाइन करा कि देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, one is called positive and other is negative, because when they are added they give, if they are equal in amount, they give zero result. तो यहाँ से सारी कहानी समझ में आती है। चलो, क्या ये क्लियर है? आपने लिखा देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस, और ये क्लियर है कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है? वेरी गुड, कशिश को तो क्लियर है, वेरी गुड। अर्णव को भी, बाकी बच्चे? यस, चलो मैक्सिमम बच्चे यस बोल रहे हैं। किसी को डाउट कुछ? सभी बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, तो वेरी गुड, आगे बढ़ते थे। तो अभी हमारे डिस्कशन में ये चीज भी बात निकल के आई थी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ये भी लिख लेते हैं अपन, है ना। हमने लिखा चार्ज दो टाइप के होते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी जिनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी चार्ज की, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए, क्या क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। वी कैन ट्रांसफर चार्ज ऑफ कोर्स। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास रॉड पे चार्ज क्यों आया? बिकॉज सिल्क क्लॉथ ने ग्लास के इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कन्वेंशनली वी डिफाइन ग्लास रॉड पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव है, और उधर एबोनाइट की रॉड के केस पे कैट फर से रब करने पे जो चार्ज आता था दैट इज नेगेटिव। ये हमने कन्वेंशनली डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब हमें समझ में आया कि जब ग्लास रॉड पे चार्ज आ रहा है तो वो इसलिए आया था क्योंकि ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे सिल्क क्लॉथ पे, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ है, एंड चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। और हमने कंडक्शन के केस में देखा ही है कि एक बॉडी को दूसरी से टच करो तो इसका चार्ज इस पे भी आ जाता है। दिस एक्सप्लेन्स चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। तो चार्ज की एक प्रॉपर्टी और हो गई, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। इज दिस क्लियर? यस। चलो अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। किसी बॉडी पे कुछ चार्ज है, उसको थोड़ा और चार्ज दे दिया तो उस पर चार्ज बढ़ जाता है। किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, उसको प्लस चार्ज ही और दे दिया, पॉजिटिव ही और दे दिया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज टोटल बढ़ जाता है।
किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो जितना पॉजिटिव था उतना ही दे दिया, तो उसका चार्ज जीरो हो जाता है, न्यूट्रल हो जाती है वो। तो ये समझा रहा है चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। जब किसी बॉडी पे चार्ज है, और हमने जितने भी एग्जांपल देखे तो उनमें मास भी था। जैसे सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल जिस पे चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन मिला हमको, और उस पर देखो मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, आप जानते ही। प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है और उसका मास होता है। इनफैक्ट यही दो पार्टिकल है फंडामेंटल जिन पे चार्जेस है, और किसी बड़े ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस या डिफिशिएंसी कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इनकी वजह से उस पर चार्ज क्रिएट होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स में ही मास है, प्रोटॉन में ही मास है, दैट इज हर चार्ज पार्टिकल पे मास है। So charge exists with mass. Charge cannot exist without mass. ये बात समझना है हमको। This clear? Charge exists with mass. Charge is always associated with mass. Okay. एडिटिव है मतलब कम भी हो सकता है ना चार्ज। यस, बिल्कुल अर्णव सही है ना। अभी हमने समझा चार्ज में मास भी होता है। तो जब किसी बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था, इट वाज न्यूट्रल, एंड उसमें नेगेटिव चार्ज दे दिया अपन, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, अगर बेसिक लेवल पे देखे तो इलेक्ट्रॉन दिए जाते, तो इलेक्ट्रॉन देने से उसमें मास भी दिया हमने, तो उसका मास बढ़ जाएगा, है ना। मैंने बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, मान लीजिए एक बॉडी थी, एक मेरे पास स्फीयर था जो पहले जीरो चार्ज का था, इसको किसी ने नेगेटिव चार्ज दे दिया, क्यू चार्ज में दे दिया नेगेटिव अमाउंट का, उससे क्या होगा, इसका मास अगर पहले m था तो बाद में m डैश हो जाएगा, विच विल बी ग्रेटर देन m। इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इसका मास बढ़ जाएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज उसका मास बढ़ जाता है, व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज उससे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, दैट्स व्हाई इट बिकम्स लाइटर। बिल्कुल सही। तो बाकी बच्चे भी देख लीजिए, ये लिख लिया आपने लिखा ये, व्हेन अ बॉडी इज गिवन नेगेटिव चार्ज its mass increases, and when a body is given positive charge its mass decreases। तो लिखना चाहिए आपको। लिख लीजिए, when a body is given negative charge its mass increases, and when a body is given positive charge its mass decreases। चलो क्लियर, आगे बढ़े। ओके, वेरी गुड। तो अपन ने लिखा अब चार्ज में मास भी होता है ना, बिना मास के चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मतलब क्या? पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडी हमें चार्ज दिखती है वो इसलिए है क्योंकि उसमें हमने या तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में दे दिए थे या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए थे। हर ऑब्जेक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन रहता है, मतलब मटेरियल एटम से बना होता है, एटम में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस बॉडी के अंदर पॉजिटिव चार्ज दिखने लगता है, और किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उसमें नेगेटिव चार्ज दिखने लगता है। अदरवाइज उसमें जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे तो न्यूट्रल दिखती है। तो जो बेसिक थिंग है इलेक्ट्रॉन, उसके ट्रांसफर से ही चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। हेंस किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन दिए या इलेक्ट्रॉन लिए, अब इलेक्ट्रॉन को तो हाफ कर नहीं सकते हम, उसको पार्शियल कर नहीं सकते, किसी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दो ऐसा कर नहीं सकते, तो हम चार्ज भी जो देंगे या चार्ज जो लेंगे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। तो जो भी बॉडी को चार्ज दिया या लिया उसमें हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे थे, मान लो n इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नंबर
ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो करे हमने वो मान लीजिए n था, या तो दिए या लिए, तो जो भी चार्ज आएगा बॉडी पे इट शुड बी आइदर प्लस या माइनस डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉन दिए या लिए Ne। एंड इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो उसका मैग्नीट्यूड है ये, तो जो बॉडी को चार्ज मिलेगा वो प्लस माइनस नहीं होगा। ठीक है, यस। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज ऑन अ बॉडी शुड बी अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर इस तरह से एग्जिस्ट करती है कि उसके किसी बेसिक के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करती है, वो जैसे चार्ज इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करता है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं वो क्वांटाइज्ड है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है क्वांटाइज्ड। जैसे लाइट में जो एनर्जी होती है इट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड, वो आप आगे पढ़ेंगे लाइट के बारे में, जो ज्यादा चीजें पढ़ेंगे तो लाइट की एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होती है, तो वैसे ही चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, charge on a body is an integral multiple of charge on electron. So this is called charge is quantized. Is this point clear? Yes, very good. प्रथम तो क्वांटाइज्ड का मतलब, क्वांटाइज्ड एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं इस प्रॉपर्टी को शो करने के लिए। क्या प्रॉपर्टी? कि अगर कोई क्वांटिटी किसी बेसिक नंबर के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट करती है तो उसे बोल देते हैं कि वो क्वांटाइज्ड है। जैसे इसका एक थोड़ा आसान एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप सिर्फ सांची का दूध लेके आते हो घर में, है ना, इंदौर में जैसे सांची कंपनी का दूध चलता है, मान लो सिर्फ सांची का ही चलता है और सांची ने सिर्फ 1 लीटर की पैकिंग ही बनाई, तो आप अगर दुकान से दूध ला सकते हो तो 1-1 लीटर में ही ला सकते हो, या तो आप 1 लीटर लोगे या 2 लीटर लोगे या 4 लीटर लोगे या 3 लीटर लोगे, डिपेंडिंग अपॉन कितना चाहिए आपको। वो लोग आपको आधी थैली देंगे ही नहीं, हाफ लीटर की देंगे ही नहीं, तो आप हाफ लीटर ला ही नहीं सकते। मतलब आप जो भी दूध लेके आ सकते हो किसी दुकान से वो मल्टीपल ऑफ 1 लीटर ही होगा। सो उस केस में अमाउंट ऑफ मिल्क इज क्वांटाइज्ड। वैसे ही किसी बॉडी का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में एग्जिस्ट करता है तो बॉडी पर चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इज अ वर्ड जो हम इस प्रॉपर्टी को समझाने के लिए यूज करते हैं। क्वांटाइज्ड कोई चीज है, इसका मतलब वो प्रॉपर्टी एक बेसिक नंबर के मल्टीपल में ही एग्जिस्ट कर सकती है। Now, is this clear? Okay. चलिए, मास में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मास में ऐसी कोई चीज नहीं मिली हमें कि वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, सबसे छोटा जो मास होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, इन सबके जो मासेस होते हैं, इनके ये इतने छोटे हैं, इनसे और छोटे पार्टिकल भी मिले हैं हमें, तो मास में ऐसा हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली कि वो क्वांटाइज्ड वगैरह। ठीक, फिर अर्नव का एक डाउट आया, क्वार्क्स। कई बच्चे बोलते हैं कि क्वार्क्स होते हैं तो क्वार्क्स पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1/3 भी होता है, 2/3 भी होता है, पर जो क्वार्क्स होते हैं वो एक कॉन्सेप्ट है, क्वार्क किसी ने देखे नहीं है। क्वार्क्स का कोई हमें हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ हमें नहीं मिलता है एग्जिस्टेंस। वो न्यूक्लियस के लेवल पे दिखते हैं हमें, एटम्स के अंदर, न्यूक्लियस के भी अंदर, प्रोटॉन्स के अंदर दिखते हैं हमें, इलेक्ट्रॉन्स के अंदर दिखते हैं, पर हमारे डे टू डे लाइफ में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं दिखता हमको। तो हमारे लेवल पे तो क्वार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई मतलब नहीं रखता हमारे लेवल पे, हमारे डे टू डे लाइफ के लेवल पे, तो हमारे लिए तो चार्ज क्वांटाइज्ड है, बिल्कुल सही। ठीक, ओके, चलो, तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड ये अपन ने पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, चार्ज इज इनवेरिएबल। चार्ज इज इनवेरिएबल, चार्ज इज इनवेरिएबल, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चार्ज इज इनवेरिएबल। आप अगर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाओ, ऑल्दो जेईई के सिलेबस में नहीं है, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, और आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना के लोगों ने डाले हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाने के लिए। तो थोड़ा जानने की अगर कोशिश करो तो आपको पता चलेगा कि स्पेस टाइम ये सब क्या है कि वेरी कर सकते हैं भाई, टाइम भी बदल सकता है, मास भी बदल सकता है। कोई बॉडी अगर चल रही है तो उसके रिस्पेक्ट उसका जो मास है वो बदला हुआ फील हो सकता है। वो बॉडी अगर बहुत तेज चले, स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज स्पीड से चले, तो उसका मास बदल जाएगा, बट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी जो बदलती नहीं। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से सोचे तो मास एंड अदर क्वांटिटीज, अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू अ बॉडी चेंजेस, बट इट्स चार्ज डजंट।
So charge is a property which remains same with respect to relativity. Relativity के respect में same रहता है. Sorry. Charge is a quantity which doesn't change in theory of relativity. क्या है point clear? Charge is a property which doesn't change, है ना? अच्छा, मास बदलता है, मास का क्या रिलेशन होता है बदलने का? किसी बॉडी का रिलेटिविस्टिक मास वो होता है एक्चुअल मास अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v बाय c स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन आता है. ठीक है, एक बॉडी अगर बहुत ज्यादा लाइट की स्पीड के क्लोज स्पीड से जाए तो ये टर्म नियरली 1 हो जाएगा और m स्टार दैट इज इफेक्टिव मास, रिलेटिविस्टिक मास, वो नियरली इनफाइनाइट हो जाएगा. बिकॉज ये नियरली 1 हो गया तो नीचे बहुत स्मॉल नंबर मतलब ऑलमोस्ट 0 मिलेगा, m बाय 0 विल बी नियरली इनफाइनाइट. ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी इज अप्रोचिंग टू स्पीड ऑफ लाइट उसका मास बहुत बढ़ जाता है और अब उसको तुम कितना भी फोर्स लगाओ उसका एक्सेलरेशन 0 आएगा. एक्सेलरेशन 0 आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ा नहीं सकते. एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते जब बॉडी लाइट की स्पीड तक पहुंच जाए, चाहे कितना भी मास लगा दो, कितना भी फोर्स लगा दो. अरे समझ में ये समझ में आया क्या? लाइट की स्पीड से ज्यादा क्यों नहीं हो सकती कोई बॉडी की स्पीड? ये थोड़ा सा यहाँ से रिलेट भी हो रहा है. यस, चल आगे बढ़ते. तो चार्ज की काफी अपने प्रॉपर्टीज वगैरह देखी. ठीक है, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू दिस प्रॉपर्टीज. तो अभी मैंने बताया ये चार्ज क्वांटाइज्ड है. मेरे पास कशिश का क्वेश्चन आया, ये रिलेशन कहाँ से मिला? ये रिलेशन मुझे मिला रिलेटिविटी की थ्योरी से, आइंस्टाइन ने दिया. ठीक है, तो वहां से मैंने बताया आपको. अगर वो पूछे कहाँ से आया तो आइंस्टाइन की थ्योरी से आया. चलो, चार्ज क्वांटाइज होता है बताया था, तो उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ. और भी क्वेश्चन करेंगे, अभी स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं. Q इक्वल टू एनी होता है, आप जानते ही. तो बताओ कि 1 कूलम के चार्ज के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन देना या लेना पड़ेगा? What should be the number of electrons transferred for 1 coulomb charge transfer? For transfer of 1 coulomb of charge, what should be the number of electrons that should be transferred? करिए. एक आंसर आया मेरे पास अर्नव का. अर्नव कैलकुलेट करके पूरा आंसर दो. ईशान सही है, कशिश गलत है. अंशुल वेरी गुड. थोड़ा कैलकुलेशन करना है, जल्दी से करिए. साथे गलत है. निमित गुड. चलो, तो 1 कूलम के चार्ज के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना होगा वो निकालना बहुत आसान हो जाएगा. जस्ट आपको एक कैलकुलेशन करना है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1 बाय 1.6 into 10 power minus 19. जब आप से कैलकुलेट करेंगे तो 6.25 into 10 power 18 इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ेगा. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. 18 ग्राम ऑफ वाटर, एससीवी का ही क्वेश्चन है शायद, मतलब डाटा मेरे को अच्छे से याद नहीं है. यू हैव 18 ग्राम ऑफ वाटर. इस 18 ग्राम ऑफ वाटर में व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब केवल 18 ग्राम है पानी का, प्योर वाटर है और कुछ भी नहीं है, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसका टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा? करो. चलिए करिए, मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जल्दी से बताइए. एटीन ग्राम ऑफ वाटर है आपके पास, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा?
तो कशिश का आंसर आया, कशिश गलत लग रहा है, बहुत छोटा आंसर है। अर्नव बहुत ही ज्यादा बड़ा आंसर है। अर्नव चेक कर लो अच्छे से, हो सकता है सही है आपका, मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, पर मुझे बड़ा दिख रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप चेक करो। ओके, काफी बच्चों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, वेरी गुड। 10 तो गलत है। ओके, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज बेसिकली 1 मोल ना, पानी H2O होता है जिसका एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट शुड बी 18, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और 1 तो 2, तो 18 हो जाएगा, तो मतलब 1 मोल। और 1 मोल में कितने एटम होते हैं? 6.0 मॉलिक्यूल होंगे, 6.023 into 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे। हर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 और इसका टोटल हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल में 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इनटू 11 कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन है आपके पास। जितने मॉलिक्यूल और हर मॉलिक्यूल में 11 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल बी द टोटल चार्ज। नेगेटिव चार्ज बोला है तो या तो मैग्नीट्यूड बता दो या माइनस आंसर भी दे सकते हो आप। तो ये हो जाएगा विद साइन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आपको बस कैलकुलेशन करना है, so if you calculate this तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो मैं बता देता हूँ आपको आंसर क्या आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। इंटू 6.023 इंटू 1.6, ये नंबर तो मैंने कैलकुलेटर से करके देखा तो करीब करीब 10 आ रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के 8 और हाइड्रोजन के 2, 10 आएगा आपका, गलत कर दिया मैंने, माय मिस्टेक, इसको करेक्ट कर देते हैं। तो ये सॉल्व करके आ रहा है नंबर 96.368 और 10 टू द पावर 19 सेपरेट कर दोगे तो यहाँ 4 बचेगा, तो दिस विल बी द चार्ज, ये आ जाएगा आंसर। चलो, वेरी गुड। ओके, ठीक है, साथ है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरे से देखने में गलती हो गई होगी, है ना। चलो, तो ये अपन एक सिंपल सा एक और क्वेश्चन करा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ बॉडी इज गिवन 2 मिलीकूलम ऑफ चार्ज। अ बॉडी इज गिवन 2 मिलीकूलम ऑफ चार्ज, किसी बॉडी को अपन ने 2 मिलीकूलम का चार्ज दिया। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 into 10 power minus 31 kg, एक्चुअली 9.1 होता है पर मैंने 9 कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। व्हाट इज द मास व्हिच इज, व्हाट इज द मास डिक्रीमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी को प्लस चार्ज दिया तो मास में कमी आएगी। व्हाट इज द मास डिक्रीमेंट इन द बॉडी, उसका मास कितने अमाउंट से कम हो गया बताओ। एक बॉडी को हमने चार्ज दिया, +2 मिलीकूलम का चार्ज दिया, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना है मैंने बता दिया आपको, तो उस बॉडी का मास में कितनी कमी आई करो। मेरे क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। एक बॉडी को 2 मिलीकूलम का चार्ज दिया है, +2 मिलीकूलम, m फॉर मिली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास ये है, मैंने बता दिया आपको। अब इस बॉडी को इतना चार्ज देने से मास में कमी आई होगी, ऑफकोर्स, कितना मास कम हुआ होगा बताओ। फाइंड द डिक्रीमेंट इन द मास इन द बॉडी। फाइंड द डिक्रीमेंट इन द मास, तो परसेंट परसेंट में नहीं देना है आपको, एग्जैक्ट केजी में क्या होना चाहिए बताइए। तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, देखते हैं। मैक्सिमम के एक जैसे ही है तो सबके सही होंगे लग रहा है। ओके, मास में जो चेंज हुआ होगा, अब इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए,
1 कूलम के जो इलेक्ट्रॉन का नंबर था वो अपन ने निकाला था थोड़ी देर पहले। 1 कूलम के लिए 6.25 into 10^18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। ये 2 मिली कूलम है, तो मिली मतलब 10^-3 और 2, तो 2 into 10^-3 कर दोगे तो -3 लगा दो यहाँ, तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में कितने ट्रांसफर होते थे हमें याद थे, तो 1 कूलम का 1/1000 टाइम इंटू 2 इतना चार्ज है, तो इसको 1/1000 इंटू 2 कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू अमाउंट ऑफ मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस शुड बी द टोटल मास विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। ये होना चाहिए आंसर। 6.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12.5 है ना, 6 to the 12 और 0.5 का 0.5 इंटू 9 इंटू 10 पावर, दिस विल कम -16। तो 9 पर से मल्टीप्लाई कर दो, 12.5 इंटू 9, दिस शुड बी योर आंसर। तो कितना आ रहा है हमारे पास, 12.5 इंटू 9 इज 11.25 कुछ, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा है 11.25 इंटू 10 पावर -15, मैंने एक पॉइंट इधर ले लिया, तो 11.25 इंटू 10 पावर -15, दिस इज, ये मास केजी में, तो आंसर शुड बी इन केजी। इतना केजी में मास का चेंज हुआ, बहुत ही आसान। क्लियर? यस, मैंने आपको मास डिफरेंट दिया था, मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया था आपको ऑफकोर्स वो यूज करना था, है ना। मैंने आपको दिया था क्वेश्चन में मास, तो आपको वही यूज करना था। कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने के लिए मैंने दिया था चेंज करके मास। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखिए। जस्ट अ सेकेंड, देखिए, इफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, if the charge on electron is 1.6, if the charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, if the charge on electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, can we give charge of 2.56 into 10 power 15 coulomb, sorry, 2.56 coulomb, can we give charge of 2.56 coulomb exactly to a body? मतलब अच्छे से लिखिएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 coulomb exact. So can we give a charge of plus 2.56 coulomb to a body? देख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन की लैंग्वेज मेरी समझ लीजिए अच्छे से, मैंने क्या बोला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एक्जैक्टली 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So can we give a charge of 2.56 coulomb to a body? चलो मैक्सिमम बच्चे तो मुझे सही रिप्लाई दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो मैक्सिमम बच्चे तो बिल्कुल सही रिप्लाई कर, है ना। आंसर इज यस, वी कैन गिव दिस मच चार्ज, ये दे सकते हैं हम, बिकॉज ये एक्चुअली 2.56 जो है वो 1.6 into 1.6 कराया मैंने, और 10^19 कर दिया मैंने बेसिकली, है ना। तो ये मैंने क्या करा है, इट इज जस्ट 1.6 into 10^19 into चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन तो बन सकते हैं, दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल है। दिस इज एन इंटीजर, क्योंकि 10^19 जब लगाओगे तो ये इंटीजर हो जाएगा। तो यस, दिस मच चार्ज कैन बी गिवन टू अ बॉडी, है ना, आंसर शुड बी यस। चलो ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, कैन वी गिव अ चार्ज ऑफ 2.56 into 10 to the power -18 कूलम, बताओ। अब दूसरे पार्ट का आंसर दो, 2.56 into 10 power -18 कूलम। बिल्कुल सही साथ है,
निमित बिल्कुल सही। चलो, कुछ बच्चों का आंसर मैं जो चाह रहा था आपको कंफ्यूज करना था वो कंफ्यूज हो गए, इसलिए उन्होंने गलत दे दिया। कुछ बच्चों ने सही आंसर किया। दिस इज एग्जैक्टली 16 इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। ये 16 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ना। दिस इज 16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। तो दिस इज चार्ज ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी दिया जा सकता है। आंसर शुड बी यस। कुछ बच्चों ने मुझे पता नहीं क्यों नो रिप्लाई करा, उन्हें समझ में आया है ना। वो अपने 10 की पावर, जल्दबाजी में 10 की पावर नहीं देखी वहां पे। चलो वेरी गुड। अब ऑफ कोर्स इसके बाद में अगर 10 की पावर में थोड़ा चेंज कर देता, या मैं क्वेश्चन ऐसा कर देता, कैन वी गिव अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻18 कूलम। नाउ व्हाट शुड बी योर आंसर? कैन वी गिव अ चार्ज ऑफ 2 into 10⁻18 कूलम? अब क्या देते हैं आंसर? नो। बिल्कुल सही। नाउ योर आंसर शुड बी नो। अब आंसर होना चाहिए नो, क्योंकि ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आएगा 1.6 का, है ना। ये आप कर डिवाइड करना 1.6 10⁻19 से, दिस विल नॉट बिकम इंटीजर। ठीक है, तो ये चार्ज नहीं दे सकते। ये दिया जा सकता था, ये नहीं दिया जा सकता। क्लियर? बिल्कुल सही। चलो, तो काफी सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चंस करे अपन ने, कुछ बेसिक बेसिक आज की चीजें कवर करी है। आज ज्यादा टफ चीजें होती भी है फर्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आज हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, है ना। कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने आपको बताई है, मैं बोल रहा हूँ कुछ मेथड्स ऑफ चार्जिंग मैंने आपको बताई है। कुछ ऐसी भी मेथड्स होती है थोड़ी सी अनकन्वेंशनल टाइप की, जो थोड़ी बाद में सीखेंगे अपन। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी बॉडी चार्ज हो जाती है, एक्सरे पास करने से भी बॉडी चार्ज हो जाती है ना। गैस में से एक्सरे पास कर दो तो गैस आयनाइज हो जाती है। मेटल स्फीयर के आसपास से एक्सरे पास कर दो तो मेटल स्फीयर पे चार्ज आ जाता है। तो कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं चार्ज करने के, वो सब चीजें अपन ने डिस्कस नहीं करा, हमने 3 तरीके डिस्कस करे। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं अपन? इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप, ये पढ़ेंगे। छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखेंगे चार्जिंग की मेथड्स पे बेस्ड, है ना। देन वी विल स्टार्ट विद कूलॉम्स लॉ। तो ये चीजें होने वाली नेक्स्ट क्लास में। तो विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्कोप, देन मेथड्स ऑफ चार्जिंग पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला बताया। आज अपन ने बेसिक बेसिक चीजें से धीरे धीरे स्टार्ट करा है, लेवल धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हमेशा हर टॉपिक में अपन शुरुआत में क्वेश्चन आसान, धीरे धीरे टफ क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है ना सबको। और अब अगली क्लास में कोशिश करूंगा कि आप लोग माइक भी ऑन कर पाओ, आज तो वैसा नहीं था। तो नेक्स्ट क्लास में आप बोल के भी डाउट पूछ सकेंगे, मैं ट्राई करूंगा, हो जाएगा तो अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।